गुड मॉर्निंग बच्चों। अगर आप क्लास 10th का एग्जाम बिहार बोर्ड से 2027 में दीजिएगा तो प्रकाश के अपवर्तन का ये 25 ऑब्जेक्टिव आप रख लीजिए। इससे बाहर एक भी ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में नहीं आएगा। तो चलिए बच्चों, हम लोग शुरू करते हैं क्लास 10th के दूसरा चैप्टर प्रकाश के अपवर्तन का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, देखिए, प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर उसके मुड़ने की घटना कहलाती है। परावर्तन में देखिए क्या होगा, प्रकाश आएगा, जितना कोण पर आएगा उतना कोण पर ही अपने माध्यम में लौट जाएगा। अपवर्तन देखिए यहाँ पर, अपवर्तन में देखिएगा कि कोई आपतित किरण जब आती है, अब इसका डायरेक्शन देखिएगा ये है, लेकिन ये देखिए मुड़ गया। अब क्यों मुड़ा? यहाँ देखिए माध्यम हवा है, यहाँ माध्यम कांच है। जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो प्रकाश मुड़ती है, और इसी मुड़ने की घटना का नाम है अपवर्तन। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन बी। तो आपको जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो पूरा डिटेल से बताया जाएगा, इसलिए आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, करो नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अपवर्तन के समय कौन सी राशि अपरिवर्तित रहती है? चाल, तरंगदैर्घ्य, तरंगदैर्घ्य होगा, ये गलत लिखा हुआ है, आवृत्ति या फिर दिशा। अब देखिए, जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो प्रकाश मुड़ेगा। मुड़ने का सबसे मेन कारण है उसका चाल बदलेगा। ठीक है, यहां से देखिए हवा से आ रहा है और ये मान लीजिए कि कांच में सघन माध्यम में गया, तो जैसे ही विरल से सघन में जाएगा सबसे पहले उसका स्पीड कम होगा, और स्पीड कम होने के कारण ही ये जो है प्रकाश की किरणें दूसरे माध्यम में जाने पर मुड़ेगा। तो चाल ये तो परिवर्तित होगा, ये तो कम होता है, यहाँ पूछ रहा अपरिवर्तित। अब अगर चाल कम होगा तो इसका तरंगदैर्घ्य भी देखिए क्या होगा, कम होगा। अब से मान लीजिए कि कोई बड़ा आदमी जो है वो टहलेगा, तो उसका जो ये जो पैर है, जिसे मान लीजिए कोई बड़ा आदमी टहलेगा तो इसका पैर का जो बीच का ये दूरी है वो इस प्रकार से फानेगा, और कोई अगर बच्चा फानेगा तो इसके बीच का दूरी कम होगा कि नहीं, क्योंकि उसका चाल कम है बच्चा का। वही चीज यहाँ पे होता है कि जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो उसका चाल बदलेगा। चाल अगर कम हो रहा है तो उसका तरंगदैर्घ्य भी कम होगा, चाल बढ़ेगा तो उसका तरंगदैर्घ्य भी बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब है कि तरंगदैर्घ्य भी बदलेगा। आवृत्ति, हाँ ये देखिए, आवृत्ति आपका सही आंसर है। आवृत्ति जो है वो माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। तो यहाँ पर देखिएगा कुछ पॉइंट आपको बताया गया होगा कि अपवर्तन के समय प्रकाश की चाल और तरंगदैर्घ्य तो बदल जाता है, आवृत्ति प्रकाश के स्रोत पर निर्भर करती है, इसीलिए ये अपरिवर्तित रहती है। तो सही आंसर इसका होगा ऑप्शन सी होगा, आवृत्ति होगा सही। एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप नोट भी करते जा सकते हैं कॉपी पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तब क्या होगा? अभिलंब से दूर मुड़ेगा, या अभिलंब की ओर मुड़ेगा, या सीधा निकल जाएगा, या वापस लौटेगा? अब ध्यान दीजिए, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरा माध्यम में जाएगा तो परावर्तन तो होगा ही नहीं, ये तो पूरे गलत है। अब ये तीनों में ही कोई हो सकता है। अब ध्यान दीजिएगा, जब प्रकाश की किरणें विरल, जैसे मान लीजिए वायु, तो ये विरल हो गया, और जा रहा है कांच में, तो क्या हो गया, सघन। अब देखिए ये आने वाली किरणें हैं, इसका ओरिजिनल रास्ता देखिए ये है, लेकिन हम देख रहे हैं कि ये इधर मुड़ गया। तो देखो ये वाला जो चीज है वो अभिलंब है, तो किरण किधर मुड़ गया है, अभिलंब की ओर। तो याद रखिएगा कि विरल से सघन अभिलंब की ओर, सघन से विरल तो अभिलंब से दूर। अब पूछ रहा है विरल से सघन, तो हम मारेंगे इसमें अभिलंब की ओर, मुड़ता नहीं, ऑप्शन हो जाएगा बी सही। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, वायु की अपेक्षा जल का अपवर्तनांक लगभग कितना होता है? देखिए इससे ये वाला जो अपवर्तनांक वाला जो टॉपिक है, इससे एक ऑब्जेक्टिव आप पक्का रखिए पूछेगा। अब अपवर्तनांक में कुछ चीजें याद रखिएगा, केवल ये जो है वायु की अपेक्षा जल का पूछा, लेकिन इसका ही नहीं, आप सब का याद रखिए। ध्यान दीजिएगा, अगर वायु का पूछेगा तो कितना होगा, एक, जल का पूछेगा तो 1.33, कांच का अपवर्तनांक 1.5, हीरा का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है 2.42, और क्वार्ज का अपवर्तनांक होता है 1.46। अब देखिए क्वार्ज क्या है, समझिएगा बात को। जो कांच है उसका क्वालिटी है, एक कांच होता है फ्लिंट का, इसका अपवर्तनांक अगर फ्लिंट का कांच रहेगा, फ्लिंट ग्लास, तब उसका अपवर्तनांक होगा 1.5, और यही ग्लास अगर कांच अगर हो जाएगा क्वार्ज का तो उसका अपवर्तनांक कुछ कम हो जाएगा, 1.46 होगा। लगभग में ये भी 1.5 ये भी 1.5 है। अब समझिए वायु के अपेक्षा जल का, तो जल का कितना है 1.33, ऑप्शन हो जाएगा इसका भी बी सही। किसी माध्यम का अपवर्तनांक किस पर निर्भर करता है? प्रकाश की चाल पर, माध्यम की प्रकृति पर, प्रकाश के रंग पर, या सभी? अब देखिए किसी माध्यम का अपवर्तनांक, अपवर्तनांक मतलब क्या हुआ, जिसका जितना ज्यादा अपवर्तनांक होगा उसमें प्रकाश की किरणें उतना ही ज्यादा मुड़ेगा। अब प्रकाश मुड़ेगा तो सबसे पहले तो है कि जैसे ही
माध्यम चेंज होगा तो उसका चाल बदलेगा, यानी चाल बदलने के कारण भी प्रकाश मुड़ेगा, तो चाल भी सही है। माध्यम के प्रकृति पर, अब इसे मान लो अब विरल से सघन आया तो अभिलंब की ओर मुड़ेगा, सघन से विरल जाएगा तो अभिलंब से दूर भागेगा, इसका मतलब माध्यम पर भी निर्भर कर ही रहा है। प्रकाश के रंग पर भी निर्भर करेगा, जैसे आप यहाँ देखिएगा, देखिए लाल रंग जो है वो सबसे कम मुड़ा हुआ है और बैगनी सबसे ज्यादा मुड़ा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि लाल का अपवर्तनांक सबसे कम, चूंकि कम मुड़ा हुआ है, बैगनी सबसे ज्यादा मुड़ा तो बैगनी का अपवर्तनांक सबसे अधिक, तो इसका मतलब है कि ये जो अपवर्तनांक है चाल पर, प्रकृति पर और रंग पर, तीनों पर निर्भर कर रहा है। सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। लेंस बनाने के लिए सामान्यतः किस पदार्थ का प्रयोग किया जा सकता है? अब देखिए लेंस जब भी बनाएगा तो पारदर्शक पदार्थ का बनाएगा। अब लकड़ी तो पारदर्शक है नहीं, रबड़ भी पारदर्शक है नहीं, लोहा भी पारदर्शक नहीं है, तो लेंस किसका बनेगा? कांच का बनेगा। तो ऑप्शन हो जाएगा बी सही। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, उत्तल लेंस को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए देखिए अपसारी लेंस, बी अभिसारी लेंस, सी समतल लेंस या डी इनमें से कोई नहीं। अब ध्यान दीजिए, देखिए उत्तल लेंस में सभी समानांतर आपतित किरणें अपवर्तन के बाद एक ही बिंदु पर आकर के मिल जाएगा, तो इसको हम बोलेंगे अभिसारी लेंस। जब मिलेगा तो अभिसारी लेंस और फैलेगा तो अपसारी लेंस, यानी उत्तल लेंस को हम बोलेंगे अभिसारी लेंस। ऑप्शन होगा बी सही। और अगर यही अवतल लेंस में पूछेगा तो करिएगा अपसारी लेंस, अगर पूछेगा तो। अवतल लेंस किस प्रकार का लेंस है? अभिसारी, अपसारी, उत्तल या बेलनाकार? अभी देखिए आपको तुरंत बता रहे थे कि अगर अवतल लेंस रहेगा तो सभी समानांतर आपतित किरणें क्या होगा? फैलेगा, मिलेगा नहीं एक बिंदु पर, तो इसका मतलब है इसको हम बोलेंगे अपसारी। अपसारी माने फैलना, अपसरित करना, ठीक है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी का चिन्ह क्या होगा? अब देखिए उत्तल लेंस में जब बता रहे थे कि सभी प्रकाश की किरणें आकर के मिल गया, ठीक है। अब देखिए ये जो फोकस है वो किधर है? दाहिना साइड, और दाहिना साइड होगा पॉजिटिव में, इसका मतलब है कि धनात्मक होगा। उत्तल लेंस का फोकस चिन्ह धनात्मक, और अगर उल्टा पूछ दिया अवतल का तो ऋणात्मक दे दीजिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव कैसा होगा? देखिए वास्तविक और उल्टा, काल्पनिक एवं सीधा, वास्तविक एवं सीधा, काल्पनिक एवं उल्टा। अब इसमें दो ऑप्शन को तो खत्म कीजिए, 50-50 कीजिए। वास्तविक है तो सीधा हो ही नहीं सकता है, और काल्पनिक है तो उल्टा हो ही नहीं सकता, तो ये दो को तो गया। अब 50-50 इसमें आ जाइए। तो याद रखिएगा कि जब भी अवतल लेंस का बात होगा, देखिए अवतल लेंस में हम वस्तु को कहीं पर भी रखें उसका प्रतिबिंब इधर बनेगा, यानी कि देखिए ये काल्पनिक बनेगा, और काल्पनिक प्रतिबिंब छोटा भी बनेगा और सीधा भी बनेगा। तो देख लीजिए काल्पनिक और सीधा कौन सा है? बी है। चलिए देखिए, लेंस का क्षमता का मतलब हुआ कि फोकस दूरी जितना कम होगा उसका क्षमता उतना ज्यादा होगा, यानी फोकस दूरी का व्युत्क्रम ही कहलाएगा लेंस का क्षमता। अब यहाँ देखिए फोकस दूरी को हम मीटर में नापते हैं, और अगर ये मीटर ऊपर गया तो होगा क्या? प्रति मीटर, और प्रति मीटर को हम बोलते हैं डायोप्टर, यानी एक डायोप्टर बराबर 1 प्रति मीटर। तो यहाँ जो है लेंस का क्षमता का यह सही मात्रक डायोप्टर होगा। हाँ अगर ये रहता प्रति मीटर तो ये भी ऑप्शन सही होता, लेकिन ये प्रति मीटर तो है नहीं, ऑप्शन होगा डायोप्टर सही। लेकिन ये भी याद रखिएगा कि एक डायोप्टर किसके बराबर? तो 1 प्रति मीटर के बराबर। और अगर कभी ऐसा जरूरत पड़ जाए कि ये फोकस मीटर में नहीं सेंटीमीटर में दिया हुआ हो तो उसको आप पहले मीटर में लाइए फिर कन्वर्ट कीजिए डायोप्टर में, याद रखिएगा। एक डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी? 1 मीटर। किसका होगा? 1 मीटर। देखिए अभी आपको बता रहे थे कि एक डायोप्टर हम बोलेंगे 1 प्रति मीटर को, तो अगर फोकस दूरी 1 मीटर हुआ तो इसका मतलब क्षमता कितना होगा? 1 डायोप्टर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रकाश का अपवर्तन किस कारण से होता है? शुरू में ही बताए थे चाल बदलेगा, प्रकाश में अपवर्तन होगा, प्रकाश की चाल में परिवर्तन, ऑप्शन हो जाएगा ए सही। चलिए आगे देखिएगा, किसी माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक किसके बराबर होता है? निरपेक्ष अपवर्तनांक बोलिए या सापेक्ष अपवर्तनांक बोलिए, आपेक्षिक अपवर्तनांक बोलिए, सब एक ही चीज है। तो देखिएगा आपेक्षिक अपवर्तनांक होगा निर्वात में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल। अब यहां देखिएगा माध्यम में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल। निर्वात में प्रकाश की चाल ये बटा है दिया हुआ, या माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम का घनत्व, माध्यम का तापमान, तो ये दोनों तो होगा ही नहीं। अब यहां ध्यान दीजिएगा, यही दोनों में कंफ्यूजन होगा। देखिए दोनों सेम चीज लिखा हुआ है,
माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल, केवल अनुपात उल्टा है। अनुपात क्या है? उल्टा। तो यहां याद रखिएगा, ऊपर होगा निर्वात की चाल और नीचे होगा माध्यम का चाल। अब देख लीजिए कौन सा है, बी निर्वात का चाल, और ये कांस्टेंट है। निर्वात का चाल कितना होता है, ये भी ऑब्जेक्टिव में याद रखिएगा, 3 गुना 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ये होता है निर्वात में प्रकाश की चाल। तो ये हमेशा कांस्टेंट ऊपर रहेगा, और जिस माध्यम का पूछेगा उसका नीचे रख दीजिएगा, निकल जाएगा अपेक्षिक अपवर्तनांक। कांच का वर्तनांक जल के अपेक्षा, अब देखिए जल का अपवर्तनांक तो है 1.33 और कांच का अपवर्तनांक है 1.5, तो कांच का ज्यादा है कि जल का ज्यादा है? कांच का ज्यादा है। तो अब पूछा क्या है कि कांच का अपवर्तनांक, कांच का जल के अपेक्षा, तो कांच का ज्यादा हो गया, तो कम होता है, गलत है। अधिक होता है, ये सही है। जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा, सघन से विरल, अब देखिए विरल माध्यम से सघन माध्यम, अभिलंब की ओर मुड़ रहा है, लेकिन पूछ क्या रहा है, देखिए सघन से विरल यानी उल्टा, तो अभिलंब से दूर चला जाएगा, अभिलंब से दूर, ऑप्शन हो जाएगा बी सही। अब इसमें देखिए कुछ पॉइंट याद रख लीजिएगा कि सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है, विरल माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है। सघन से विरल जाएगा तो अभिलंब से दूर, जैसा अभी पूछ रहा था, सघन से विरल, और अगर विरल से सघन जाएगा तो अभिलंब की ओर। उत्तल लेंस के केंद्र से गुजरने वाली किरणें, देखिए कोई लेंस रहे, उत्तल लेंस रहे या अवतल लेंस रहे, है ना, ये कंफ्यूजन के लिए खाली डाल दिया है। केंद्र से गुजरेगा प्रकाश की किरणें, नहीं मुड़ेगा, सीधा निकल जाएगा, बस सीधा याद रखिएगा, बिना विचलन के सीधे निकल जाती है, कोई भी लेंस रहे। उत्तल लेंस के मुख्य फोकस से गुजरने वाली किरणें अपवर्तन के बाद, अब देखिए चित्र में आप देख रहे होंगे कि उत्तल लेंस के फोकस से गुजरा, अपवर्तन के बाद क्या होगा, समानांतर हो जाएगा। अवतल लेंस में भी यही चीज है, मुख्य फोकस से गुजरने वाली किरणें समानांतर होना है। अब देख लीजिए प्रधान अक्ष के समानांतर, ऑप्शन हो जाएगा बी सही। चलिए अवतल लेंस की फोकस दूरी कैसी होगी, देख लीजिए अवतल लेंस की फोकस दूरी बाएं साइड है, निगेटिव में आएगा, ऋणात्मक, ऑप्शन होगा बी सही। किसी लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर है, 2 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। अब ध्यान दीजिए, देखिए ये जो 2 डायोप्टर दिया हुआ है, ये 2 डायोप्टर क्या दिया हुआ, क्षमता, तो क्षमता का फॉर्मूला होता है P बराबर 1/F। अब यहां पर देखिएगा कि 1 प्रति मीटर होगा, तब होगा 1 डायोप्टर, और यहां दे दिया है 2 डायोप्टर, तो दिमाग लगा लीजिए कितना होगा, 2 प्रति मीटर, यानी कि 2 मीटर फोकस दूरी होगा, तब 2 डायोप्टर होगा, ऑप्शन हो जाएगा ए सही। सीधा सीधा हिसाब है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण पानी में डूबी हुई छड़ी दिखाई देती है। अब ये देख लीजिए चित्र को, ये जो छड़ी है ये रहेगा सीधा, लेकिन जब पानी में डूबा हुआ, देखने लगा कि मुड़ा हुआ है, तो मुड़ा हुआ प्रतीत होगा, ऑप्शन हो जाएगा बी सही। नेक्स्ट देखिएगा, उत्तल लेंस द्वारा बना वास्तविक प्रतिबिंब होता है। अब देखिए वास्तविक प्रतिबिंब पूछ रहा है, तो उल्टा होगा, ऑप्शन बी सही। देखिए यहाँ पर ये वस्तु है ने, एक उत्तल लेंस का प्रतिबिंब, देखिए वस्तु यहाँ पे प्रतिबिंब बना है, उल्टा बना है ना, वस्तु ऊपर है, प्रतिबिंब नीचे की ओर बना है, तो प्रतिबिंब अगर वास्तविक रहेगा तो उल्टा बनेगा और बड़ा बनेगा, कोई जरूरी नहीं है। ये यहाँ पर 2F1 और F1 के बीच में इसलिए बड़ा बना, अगर हम इस वस्तु को 2F1 पर रखेंगे तो वस्तु के बराबर ही बनेगा। ये कंडीशन सब लिखा दिए होंगे आप लोग को, यहाँ पर देखो दिया हुआ भी है कुछ, यहाँ पर देख लो, यहाँ पे देखो अगर वस्तु अनंत पर है, ध्यान देगा, तो प्रतिबिंब बनेगा F2 पर, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और बहुत छोटा बनेगा। अगर 2F1 पर है, जैसे भी बता रहे थे, तो वस्तु के बराबर बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा और 2F2 पर बनेगा, यहाँ पे जाकर के बनेगा। अगर वस्तु F1 और 2F1 के बीच में है, तो देखिए कहां पर बनेगा, F2 और 2F2 के बीच बड़ा बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। अगर F1 पर वस्तु चला आया तो अनंत पर बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। और अगर F1 के भीतर यानी कि वस्तु इधर चला गया, तो एक ही कंडीशन ऐसा है उत्तल लेंस में, ध्यान रखिएगा, उत्तल लेंस में एक ही कंडीशन ऐसा है, जब काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा, बड़ा प्रतिबिंब बनेगा और सीधा बनेगा। देखिए
काल्पनिक, सीधा और बड़ा। तो इस स्थिति में इसको हम बोलेंगे आवर्धक लेंस। क्या बोलेंगे? आवर्धक लेंस। जब बड़ा प्रतिबिंब बनेगा उत्तल लेंस में तब सूक्ष्मदर्शी जो देखते हैं उसमें यही चीज रहता है। चलिए आगे बढ़िएगा। यदि किसी लेंस की क्षमता +4 डायोप्टर है तो वो लेंस क्या होगा? ध्यान दीजिए, फोकस दूरी का व्युत्क्रम होता है क्षमता। अब अगर ई प्लस में है इसका मतलब फोकस भी प्लस में होगा, और प्लस में फोकस किसका होता है? उत्तल लेंस का। तो मान लीजिए उत्तल लेंस, ऑप्शन होगा बी सही। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक है, इसीलिए उसका क्षमता भी धनात्मक है। लेकिन अगर अवतल लेंस रहा, जैसे ये अवतल लेंस रहेगा, तो इसका फोकस दूरी भी ऋणात्मक होगा, तो उसका क्षमता भी क्या होगा? ऋणात्मक होगा। यदि किसी लेंस की क्षमता -3 डायोप्टर है तो लेंस क्या होगा? अभी तुरंत बता रहे थे, माइनस में क्षमता है तो फोकस भी माइनस में होगा और वो अवतल में होगा, क्योंकि अवतल का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। अवतल का फोकस दूरी ऋणात्मक है, इसीलिए उसका क्षमता भी ऋणात्मक होगा। प्रकाश का अपवर्तन किस नियम का पालन करता है? न्यूटन का नियम गलत है, स्नेल का नियम ये सही है, ओम का नियम भी गलत है और हुक का नियम भी गलत है। देखिए, प्रकाश के अपवर्तन का 2 नियम है, जिसमें दूसरा नियम जो है उसमें कहता है कि आपतित किरण का ये जो जया है यानी साइन आई, और अपवर्तित किरण का ये जो जया है यानी कि साइन आर, इसका अनुपात एक कांस्टेंट होता है और उसी कांस्टेंट को बोलते हैं स्नेल का नियम। देखिए, साइन आई बटा साइन आर किसी निश्चित युग्मक माध्यम के लिए आपतन कोण यानी आई और अपवर्तन कोण यानी कि आर, ये दोनों का साइन का अनुपात नियत होता है और यही स्नेल का नियम है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर ये आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।